हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सम्यक ऑनलाइन। मैं हूं आनंद। आज हम कल के वीडियो के एक्सटेंशन को प्रस्तुत करेंगे और जहां पे हमने कल देखा था कि तालिबान अमेरिका पीस डील क्या है, उसका एक ब्रीफ इतिहास क्या है और डील के मुख्य बिंदु क्या हैं, तो आज हम उसके आगे देखेंगे कि उस डील के साथ क्या चुनौतियां हैं, क्या डील भविष्य में सुरक्षा शांति लेकर आएगा और भारत पर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। कल के वीडियो के बाद कुछ व्यूअर्स ने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, तो आज उन क्वेश्चंस को भी मैं अंत में और डिस्कशन के बीच में उसके उत्तर को शामिल करूंगा, तो उस डिस्कशन में ही आपको आपके क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। आज के डिस्कशन के बाद भी जो भी आपके प्रश्न हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसके उत्तर को अगले वीडियो में शामिल किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस तालिबान की कहानी का अगला पड़ाव कि क्या इस अफ़गानिस्तान में यूएस तालिबान पीस डील से कुछ लाभ मिलेगा, और अगर लाभ नहीं मिलेगा, चुनौती मिलेंगी, तो चुनौतियां कौन सी होंगी और उसका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस डील का डिस्कशन आगे। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यूएस के नेगोशिएटर और तालिबान के नेता के बीच ये डील साइन हुई। अब आगे देखते हैं। हमारे सामने कुछ प्रमुख प्रश्न हैं जब भी कोई इस डील के बारे में सुनेगा। जो तालिबान के इतिहास को जानता होगा, भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में आतंकवाद के उस डरावने कार्यक्रम को जानता होगा, जो अमेरिका की पॉलिसीज़ को समझता होगा, तो उन सब के मन में क्वेश्चन होगा जो हमारे सामने इस स्क्रीन पर हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये होगा कि क्या शांति सही में प्राप्त हो पाएगी? वुड द पीस रिटर्न आफ्टर दिस डील? क्या आपको लगता है? दूसरा, क्या इस क्षेत्र में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत का जो पूरा क्षेत्र है, क्या वहाँ पर शांति आ पाएगी? क्या वहाँ आतंकवाद की रोकथाम हो पाएगी? तीसरा क्वेश्चन, क्या इससे तालिबान को एक औपचारिकता नहीं मिलेगी? क्या तालिबान की स्वीकृति और नहीं बढ़ेगी? और क्या तालिबान फिर से एक बार एक बड़े पॉलिटिकल पावर के रूप में एमर्ज नहीं होगा, और होगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? और अंत में एक क्वेश्चन आएगा जो हम सब भारतीयों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इन सब से हमारे सुरक्षा, शांति, हितों पर क्या असर पड़ेगा। तो आज के डिस्कशन में इन सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन या उत्तर हम शामिल करेंगे और देखेंगे कि क्या अल्टीमेटली होने वाला है। कल हमने देखा कि अल कायदा को शरण तालिबान ने दी, अल कायदा ने अमेरिका पर हमला किया, अमेरिका ने अल कायदा के नेता की मांग तालिबान से की, तालिबान ने मना किया, अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया या अटैक किया, और उसके बाद से 2001 के बाद से तालिबान को हटाकर अमेरिका लगातार वहाँ शांति बहाल करने का प्रयास कर रहा है, किंतु अभी तक शांति आई नहीं। और लगभग 29 जनवरी के आसपास 2020 में यूएस ने पॉलिसी चेंज की और उस दिन अमेरिका तालिबान के बीच इस पीस डील हुई। उस पीस डील के बाद ये सारे क्वेश्चंस हमारे सामने हैं कि अब आगे क्या। जहाँ तक बात पीस की है, शांति की है, तो बहुत सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ज्ञाता हैं, विद्वान हैं, जिनके मन में बहुत सारे उत्तर हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि ये डील अल्टीमेटली क्यों हुई, अमेरिका को मिला क्या। कुछ बातें हमने कल की थी, आज हमारे उन क्वेश्चंस के उत्तर के संदर्भ में कुछ बातें और करते हैं। ये डील दरअसल यूएसए का मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये डील दरअसल अमेरिका की वीकनेसेस है। अमेरिका ने देख लिया कि इससे अफगानिस्तान में लंबे समय तक युद्ध करके हमने केवल अपनी बदनामी की है, अपने लोगों को हमसे नाराज़ किया है, $2 खरब का जो धन है उसकी बर्बादी की है, और इसीलिए बेहतर ये होगा कि हम अफगानिस्तान से निकल जाएं। लेकिन जो कचरा, जो हिंसा, जो अफरा तफरी, अराजकता अमेरिका ने अफगानिस्तान में फैलाया, अगर उससे बिना साफ किए अमेरिका निकलता है तो उसकी डिप्लोमेसी पर भी एक सवालिया निशान लगेगा। उसकी शक्तियों का जो बल है वो कम होता दिखेगा, लोग या देश उसकी शक्तियों को उतना महत्व नहीं देंगे। और इसलिए निकलने से पहले अमेरिका के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, केवल उसके पास ऑप्शन ये था कि हमें अब शांति बहाल करनी है, ताकि एक बार अफगानिस्तान को शांत करके
चुपचाप वहाँ से निकल जाए और अन्य चिंताओं पर, अन्य तनावों पर फोकस किया जाए। और अमेरिका के सामने पीस डील करने के अलावा और कोई चारा था ही नहीं। तो ये डील दरअसल अमेरिका उस रीजन में शांति बहाल करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को वहाँ से निकाल कर अन्य चिंताओं के ऊपर, अन्य जो चुनौतियाँ उसके सामने है, उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ये डील अमेरिका ने की है। तो जब डील करने वाले देश या पार्टीज दरअसल शांति की बात या शांति के उद्देश्य से डील करनी नहीं कर रहे, उनका उद्देश्य कुछ और है। उनका उद्देश्य खुद को इस झंझट से बचाना है, इस जंजाल से बचाना है। और इसीलिए इस स्टेटमेंट से ये बात स्पष्ट है, जब उद्देश्य ही शांति का नहीं हो तो शांति आने की संभावना ही बहुत कम दिखाई देती है। अब तालिबान पे आते हैं। तालिबान ने ये डील क्यों की? क्या तालिबान हिंसा छोड़ देगा? क्या तालिबान अल कायदा या बाकी संगठनों से संपर्क छोड़ देगा? हमने कल क्या बात की? हमने देखा कि तालिबान ने यह कहा कि हम अपनी भूमि को अल कायदा या किसी और आतंकी संगठन के लिए या भारत अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल होने का मौका नहीं देंगे। हम इस क्षेत्र से अल कायदा को पनपने नहीं देंगे। पनपने नहीं देना एक चीज़ है और संबंध तोड़ देना दूसरी चीज़ है। क्या ऐसा हो सकता है कि अल कायदा भले अफगानिस्तान से ना पनपे किंतु पाकिस्तान से पनपे, भारत के ऐसे क्षेत्रों से पनपे जहां पर उनको सपोर्ट मिलता हो, या फिर अफ्रीका के अन्य देशों से पनपे, लेकिन अब अल कायदा पनपेगा ज़रूर। इतनी आसानी से आतंकी अपने उद्देश्य को छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे उनके आका हैं, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो ऐसा होने देना चाहते नहीं कि आतंकवाद समाप्त हो जाए। अगर आप कुछ गल्फ कंट्रीज़ को देखें, सऊदी अरब को देखें, आप किसी भी आतंकी गतिविधि में बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारे वैचारिक सपोर्ट लगते हैं, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय सैंक्शंस को झेलना पड़ता है। इसलिए किसी देश के सपोर्ट के बिना कोई आतंकी संगठन पूरे देश को, पूरे विश्व को हिला के रख दे, ऐसा संभव नहीं है। आतंकियों के पास पैसा कहाँ से आएगा? हथियार कहाँ से आएंगे? गाड़ियाँ कहाँ से आएंगी? और उनके वित्तीय लेन देनों के ऊपर जो सैंक्शन लगने चाहिए, उनको कौन बचाएगा? तो देशों के बिना सपोर्ट के आतंकवाद समाप्त नहीं हो सकता। केवल तालिबान के ये कह देने से कि हम अलकायदा से या अलकायदा को अपने क्षेत्र में काम करने नहीं देंगे, तो क्या तालिबान ने यह वादा किया कि अलकायदा कहीं से भी काम नहीं करेगा? क्या उसने कहा कि इस्लामिक स्टेट के छोटे मोटे संगठन को भी हम पनपने नहीं देंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया। सिर्फ अपने कंट्रोल एरियाज में, वो भी क्या, अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में तालिबान है, उन क्षेत्रों में अफगानिस्तान के अंतर्गत तालिबान ने कहा कि हम अलकायदा को पनपने नहीं देंगे। इसका मतलब ना पूरा अफगानिस्तान है, ना पूरा विश्व है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका इस डील को करके कुछ खाना पूर्ति करना चाहता है, वरना यदि उसका उद्देश्य सही में शांति होता तो डील के दायरे बहुत व्यापक होते, डील के शर्तें व्यापक होती। तालिबान को यह कहने पर मजबूर किया जाता कि उन्हें सभी प्रकार की आतंकी गतिविधियों से, आतंकी संगठनों से नाता तोड़ना पड़ेगा, वरना उन पर दोबारा सैंक्शन लगाया जा सकेगा। ऐसा कुछ भी हमने कल की डील में नहीं देखा। इसका मतलब यह है कि एक रफ काम किया गया कि ठीक है यार, काम हो जाए एक बार, उसके बाद हम निकल जाएं, उसके बाद अफगानिस्तान जाने और तालिबान जाने, या जो देश इससे पीड़ित हैं वो जाने। तो मैंने पहले कहा कि अफगानिस्तान के इस पूरे मुद्दे पर अमेरिका का जो रवैया है बहुत सीरियस नहीं है। ये दरअसल उस प्रकार ही है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और हैं। डील दिखाने में कुछ और है और करने के लिए कुछ और है। तो पहला हमारा जो उत्तर है वो ये है कि यूएस का जो विथड्रॉल है वो दरअसल अमेरिकी जल्दीबाजी का प्रमाण है, अमेरिकी कमजोरी का प्रमाण है, और ये किसी अमेरिकी प्रतिबद्धता का प्रतीक नहीं है कि वो शांति चाहते हैं। और चाहता है कि यार मेरे कारण या मेरे द्वारा अफगानिस्तान का कोई मैस उत्पन्न ना हो, बस मुझे इससे फ्री कर दीजिए, बाकी आपको जो करना करें। तो अफगानिस्तान क्षेत्र में जो युद्ध उसने शुरू किया, जब उसे ख़त्म नहीं कर पाया तो एक कच्चे पीस डील को करके वहाँ से विड्रॉ करेगा। और इसीलिए हमने कल देखा कि 14 महीनों के बाद वो अपनी पूरी सेना को वापस निकालने वाला है। अचानक से 18 साल का युद्ध जो ख़त्म नहीं हुआ, उसको 1 सवा साल में ख़त्म करके या 1 सवा साल में शांति प्राप्त करके अमेरिका कुछ कर लेगा, इस बात का अंदाज़ा यदि आप लगाते हैं तो शायद आप सही नहीं हैं। उसके बाद जैसा मैंने कहा कि अलकायदा को पनपने नहीं देना
और अलकायदा से संबंध तोड़ देना, दोनों में काफ़ी अंतर है। तालिबान केवल पनपने नहीं देगा, लेकिन शायद किसी और स्थान पर उसके संबंध अलकायदा से बने रहेंगे। जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा जैसे अनेक संगठन हैं जो तालिबान के छत्र छाया के अंदर पनपना चाहते हैं, और तालिबान कभी उनको नाराज़ नहीं करेगा। और इसलिए शांति की उम्मीद जो हम लगा के बैठे हैं वो शायद उतनी ठोस नहीं है, शायद थोड़ी खोखली है। और जैसा मैंने कहा कि क्या अगर दूसरे संगठन पनपते हैं जैसे मोहम्मद TTP या LET, तो तालिबान इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अगला जो पॉइंट हमारे सामने है कि मान लिया तालिबान फॉर अ मोमेंट अलकायदा को पनपने नहीं देता और तालिबान खुद वहां पर एक स्ट्रॉन्ग राजनीतिक पावर बन के बैठ जाता है, तो क्या उसके बाद भी शांति या लोकतंत्र आएगा? जब तालिबान ने 96 में पावर प्राप्त किया था तो हमने देखा कि किस प्रकार से कठोर इस्लामिक कानून के तहत तालिबान ने अफगानिस्तान पर राज किया। 50% पॉपुलेशन को, 50% महिलाओं को ऑटोमेटिकली एक झटके में, एक दिन में पर्दा के अंदर कैद कर दिया गया, उनके अधिकार छीन लिए गए। और इन सब तरीकों से वहाँ केवल कट्टरपंथी विचारधाराएं पनपेंगी जिसका अंत आतंकवाद ही होता है। आतंकवाद दरअसल एक एंड है, उसकी शुरुआत कट्टरपंथी विचारधारा है। बिना किसी विचारधारा के आतंकवाद नहीं पनपता। किसी व्यक्ति को इस बात के लिए मजबूर करना कि वो बिना सोचे समझे निर्दोषों को मार दे, उसके लिए उसको आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जाती है, उसको कट्टर बनाया जाता है, वरना आम व्यक्ति ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचेगा और शायद नहीं कर पाएगा। तो जब तालिबान एक कट्टरपंथी विचारधारा को प्रमोट करेगा तो वो चाहे ना चाहे, वो कहे ना कहे, आतंकवाद तो पनपेगा ही। और इसीलिए तालिबान के पॉलिटिकल पावर में आने से जब तक अपनी विचारधारा नहीं बदलते वो, तो आतंकवाद को समाप्त कभी नहीं कर सकते। अगला पॉइंट, तालिबान से अमेरिका ने बात की। अब अमेरिका ये चाहता है कि भारत भी तालिबान से बात करे ताकि इस अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में सभी स्टेक होल्डर्स की भागीदारी हो और शांति बहुपक्षीय प्रयास से आए। जब एक आतंकवादी संगठन इतने वर्षों के आतंक के बाद अचानक से किसी सबसे बड़े देश के साथ शांति बहाल कर सकता है, उससे वार्ता कर सकता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो बाकी संगठन होंगे, आतंकी संगठन होंगे, उनके मन में विश्वास होगा कि अगर हम 10-15 साल, 20 साल युद्ध करें, हिंसा करें, आतंकवाद करें, तो थक हार कर बड़े से बड़ा देश हमको बात करने के लिए बुलाएंगे और फिर हम अपनी शर्त रखेंगे और मनमानी करेंगे। क्या ये तरीका सही है? कल यदि इस्लामिक स्टेट ऐसी मांग करे कि इराक, सीरिया में हमसे बात की जाए वरना हम कभी शांति लाने नहीं देंगे, तो क्या उनसे बात की जा सकती है? क्या 18 सालों की युद्ध को, 18 सालों में लाखों लोगों की जिंदगी जिसने ली है, उसको एक दिन में आप निर्दोष करार कर सकते हैं? शायद नहीं। और इसीलिए तालिबान से बात करने का मतलब है कि हम ऐसे अनेक आतंकी संगठनों को एक ऐसा रास्ता देते हैं कि जितना भी उन्होंने पाप इससे पहले किया है उसको हम एक झटके में बरी कर देंगे, माफ कर देंगे। और इससे अन्य आतंकी संगठनों को औपचारिक एक राजनीतिक पावर मिलने का एक सपना दिखाई देता है। और इसीलिए बहुत सारे छोटे मोटे संगठन तो आज से आतंकवाद करना शुरू कर देंगे ताकि आज से 15 साल बाद हमसे भी कोई देश बात करे और हम भी किसी देश पर शासन करें। अगर आप 29 जनवरी के बाद से अभी तक अफगानिस्तान के खबरों को पढ़ें तो आप देखेंगे हमला बढ़ गया है। तालिबान के कुछ लड़ाकों ने हमला बढ़ा दिया है। पिछले 1-2 महीने में करीब 100 से अधिक अफगानी सोल्जर्स पे हमला हुआ है, उनकी जानें गई हैं। उन्होंने बच्चों तक को नहीं छोड़ा और नवजात शिशुओं को भी मार दिया है। तो शांति कहाँ आई? अगर 2-3 महीने बाद ही हमले शुरू हैं तो आप समझिए कि जब 2 साल बीतेंगे और जब तनाव बढ़ेगा तब शांति कैसे आएगी। इसका मतलब ये कि शांति के लिए ये काम नहीं किया गया। दरअसल अपने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तालिबान को राजनीतिक पावर चाहिए था और अमेरिका को अफगानिस्तान से अपना पीछा छुड़ाना था। इन दोनों उद्देश्यों के लिए दोनों ने एक कच्चे धागे की तरह एक डील की। उसके बाद अफगानिस्तान जानेगा, पाकिस्तान जानेगा और भारत उसका जो पूरा पेन है उसको झेलेगा। एक और चीज हम इसमें देखेंगे। अब आते हैं भारत के ऊपर। भारत पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? यहां तक तो इस बात से हम बिल्कुल क्लियर हैं
हम बिल्कुल सहमत हैं, बिल्कुल आश्वस्त हैं कि ये डील शांति की तो नहीं है और ना ही शांति आएगी, क्योंकि ये डील का उद्देश्य, इसके कोर में ही शांति नहीं है। भारत की अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स अगर अफगानिस्तान अशांत है, तालिबान जैसे दलों का शासन है, कठोर इस्लामी कानून है, मानवाधिकार का उल्लंघन है, तो भारत पे इसका इम्पैक्ट अवश्य पड़ेगा। जब 1979 से 89 तक अफगानिस्तान में सोवियत वार चला, सोवियत वॉर के ख़त्म होने के बाद जितने भी मुजाहिदीन फ्री हुए, जितने भी मुजाहिदीन बेरोज़गार हुए, जिनके सामने युद्ध का ऑप्शन नहीं बचा, वो सब कहाँ आए? पाकिस्तान ने उनको उठाया और कश्मीर में पंप करना शुरू किया, और कश्मीर में 1990 से आतंकवाद का एक नया स्तर देखने को मिला। तो तालिबान ऐसी स्थिति में, जब तालिबान को शक्ति मिलेगी, सत्ता मिलेगी, ऐसे बहुत सारे लड़ाके पैदा होंगे जिनको पाकिस्तान की मदद से भारत में पंप किया जाएगा और जो उनका उद्देश्य है उसको पूरा किया जाएगा। तो भारत के सामने चुनौती बढ़ेगी। अगर आप एक चीज़ और देखें, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इसे दरअसल एक गोल्डन क्रीसेंट जोन का नाम दिया जाता है। गोल्डन क्रीसेंट। क्रीसेंट दरअसल एक आधे चांद के रूप के शेप का होता है। अगर आप मैप देखें तो ये जो पूरा जोन है, फ्रॉम पाकिस्तान टू अफगानिस्तान टू ईरान, वो इसी ऐसे जोन में आता है, एक अधूरे चांद के रूप में दिखाई देता है। ये जोन दरअसल अफीम की खेती का एक बहुत बड़ा गढ़ है। तालिबान सरकार अगर बनती है तो उसके लिए उसके वित्तीय संसाधनों का सबसे मुख्य स्रोत होगा अफीम की खेती। अफीम की खेती, ड्रग्स का सप्लाई इत्यादि। अफीम की खेती से जो पैसा आता है उससे हथियार परचेज होते हैं, उससे लड़ाकों को सपोर्ट मिलता है। तालिबान सरकार जब आएगी, यदि आती है, तो आप देखेंगे 100% कि भारत के पश्चिमी भाग में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, ईरान में अफीम की खेती बढ़ेगी, और वो अफीम की खेती दरअसल पंजाब के रास्ते भारत में आती है। अभी जब तालिबान नहीं था, उसके बाद भी पंजाब की स्थिति आप जानते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में वहाँ पे ड्रग्स, अफीम आदि का सप्लाई होता है, जिसने पंजाब के युवाओं को बर्बाद करके रख दिया है। एक अच्छा खासा हमारा प्रदेश, जिसने पूरे देश का पेट भरा है, आज उसके खून में जहर घुल गया है, और इसके पीछे कारण है पाकिस्तान। और जब पाकिस्तान को तालिबान का सपोर्ट मिलेगा तो आप समझ सकते हैं कि भारत के युवाओं के ऊपर इसका कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो भारत के सामने चुनौती बढ़ेगी, अफीम की खेती बढ़ेगी, युवाओं में नशा बढ़ेगा, आतंकवाद बढ़ेगा, अशांति बढ़ेगी, कट्टरता बढ़ेगी, और भारत की सुरक्षा पर एक गहरा क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पॉपी मतलब अफीम, ओपियम। तो जैसा मैंने कहा कि पॉपी कल्टीवेशन बढ़ेगा और पंजाब की समस्या बढ़ेगी, और न केवल पंजाब की, गोल्डन क्रीसेंट के साथ साथ भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में गोल्डन ट्रायंगल है। जो देश हमारे नागालैंड के बॉर्डर से लगते हैं, जैसे थाईलैंड है, कंबोडिया है, इन सभी देशों में भी अफीम की खेती, ड्रग्स की खेती काफ़ी बड़ी मात्रा में होती है। तो भारत के पश्चिम और पूर्वोत्तर दोनों क्षेत्रों से भारत को ऐसी मादक पदार्थों की सप्लाई मिलती है जो न केवल युवाओं को बर्बाद करती है, बल्कि देश के लिए, देश के वित्तीय संसाधनों के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती लेकर आती है। इससे हथियार की खरीद होती है, उन हथियारों से आतंकवाद, उग्रवाद फैलता है। तो नटशेल में हम ये कह सकते हैं कि तालिबान के इस डील से ना लाभ अमेरिका को मिलेगा, ना लाभ अफगानिस्तान को मिलेगा, ना लाभ भारत को मिलेगा। ये केवल एक तरह का डील है जो खाना पूर्ति के लिए किया गया है। मैंने अभी भी कहा था और कल भी कहा था कि तालिबान जो है उसको पाकिस्तान का सपोर्ट मिलता आया है, और पाकिस्तान तो चाहता है कि वहाँ पे तालिबान आए ताकि वहाँ के सिस्टम को पाकिस्तान की सेना अपने कब्जे में कर सके। और अफ़गानिस्तान हमेशा से पाकिस्तान का की एक शोधशाला रहा है, लेबोरेटरी रहा है। जो भी उसे प्रैक्टिस करनी होती है, आतंकवाद की ट्रेनिंग देनी होती है, वो अफ़गानिस्तान में करता है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को जो बॉर्डर है, खैबर पख्तूनख्वा का जो क्षेत्र है, वो ऐसे भी इन आतंकियों से भरा हुआ है, काफ़ी मुश्किल क्षेत्र है वो।
बालाकोट हमले के बाद पाकिस्तान को ये दिख गया है कि भारत पाकिस्तान की सीमा पर आतंकियों के कैंप चलाने का रिस्क उसके लिए बड़ा है। हमले दोबारा हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जांच हो सकती है, और इसलिए वो भारत की सीमा के इर्द गिर्द आतंकी कैंप नहीं लगाएगा, बल्कि वो अफगानिस्तान की सीमा के आसपास अपने आतंकी कैंप का पुनर्निर्माण कर रहा है, और पहले से भी वहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर दरअसल होगा क्या कि तालिबान को पाकिस्तान का सपोर्ट मिलेगा, हथियार मिलेंगे, पैसा मिलेगा, और तालिबान फ्यूचर में चाहेगा कि जो गलती उसने 2001 में की वो दोबारा ना करे, क्योंकि ऐसा करने पर 2001 की तरह ही वो सत्ता से हाथ धो बैठेगा। तो सत्ता में रहने के लिए तालिबान कुछ कंसेशंस करेगा और लगातार शक्तियों को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान के साथ लेगा, और पाकिस्तान के साथ से उस क्षेत्र में आतंकवाद पनपेगा। भले उसका इम्पैक्ट अफगानियों पर बहुत डायरेक्ट ना हो, क्योंकि अफगानियों के सपोर्ट से तालिबान चलने वाला हो, किंतु भारत पे इम्पैक्ट बड़ा पड़ेगा। अब हम तालिबान पाकिस्तान के डिस्कशन के साथ साथ चीन को भी इस डिस्कशन में लेके आते हैं कि चीन कैसे इस चीज़ में आएगा और भारत के लिए खतरा कैसे बढ़ेगा। इस बात को समझें आप कि चीन पाकिस्तान का अलाई रहा है, दोस्त रहा है, और जब भारत ने ये मांग की कि पाकिस्तानी आतंकवादी मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जाए, तो चीन ने इसका विरोध किया था, और चीन के विरोध से पाकिस्तान को बल मिलता आया है। तो क्या आपको नहीं लगता कि अब तालिबान चीन को अपना मित्र मानकर अपना सपोर्ट उससे चाहेगा ताकि भारत को बैलेंस कर सके? जब पाकिस्तान और तालिबान मित्र हैं या मित्रता से काम करेंगे, उस मित्रता के दो पक्षों में तीसरा पक्ष जुड़ेगा, वो है चीन का। तो चीन के लिए फ़ायदा ये होगा कि चीन भारत के पश्चिम भाग में पाकिस्तान अफगानिस्तान बेल्ट में अपनी कमान मजबूत कर पाएगा। उस कमान मजबूत करने के दो फायदे चीन को होंगे। पहला ये होगा कि चीन वहाँ से अपने वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएगा, अपनी पहुँच बढ़ा पाएगा, और दूसरा ऑफ कोर्स भारत को बैलेंस कर पाएगा और भारत को हर तरफ से, हर चारों ओर से घेरने में वो सक्षम रहेगा। तो चीन के लिए ये एक तरह का सबसे बड़ा लाभ है कि अगर तालिबान उस क्षेत्र में आता है जो पाकिस्तान का सपोर्ट प्राप्त है, तो चीन को ऑटोमेटिक ही एक सपोर्ट मिलेगा जो भारत के खिलाफ वो काम करेगा। अब ऐसा करने पर चीन का प्रेजेंस भारत के पूरे उत्तर भाग में रहेगा, जिससे वो अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भारत से जबरन कंसेशन लेकर सत्ता या क्षेत्रों पे अपना कब्जा बढ़ा सकता है। और आपको जान के आश्चर्य नहीं होगा कि पिछले कुछ दिनों से लद्दाख में, सिक्किम में चीनी हस्तक्षेप बढ़ा है, तनाव बढ़ा है। तनाव तब बढ़ता है जब उनको लगता है कि अब हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो शायद चीन को ये फील आ रहा है, ये फील हो रही है कि हम भारत को और अधिक घेरने में सक्षम होंगे, क्योंकि तालिबान से बात चल रही है, पाकिस्तान से बात हमारी हो चुकी है, तो भारत को हर तरह से घेरने के लिए चीन ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। और अंत में जो हमारे इम्पैक्ट पड़ेगा वो है कश्मीर का मुद्दा। कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र है जो बिना किसी कारण के इस सभी राजनीतिक दंगों में फंसकर जल रहा है। कश्मीर के लोगों का दर्द हम जानते हैं। कश्मीर के लोगों के साथ जो हुआ, जो पाकिस्तान ने की या जो हिंसा की, उससे हम भली भाली वाकिफ़ हैं। चीन, पाकिस्तान, तालिबान के बढ़ने से दरअसल सबसे बड़ा इम्पैक्ट कश्मीर पे पड़ेगा। कश्मीर में फिर से एक बार वो हिंसा को भड़काने का प्रयास करेंगे, कश्मीर के लोगों को बहकाने का प्रयास करेंगे, कश्मीर में आतंकी संगठनों को मजबूत करने का प्रयास करेंगे, और जिससे कश्मीर के हालत और बिगड़ने की पूरी संभावनाएं हैं। और ग्रेजुअली वो पीओके पर अपना जो कमान है, जो अपना कमांड है, उसको मजबूत करने का भी प्रयास करेंगे। इन सभी डिस्कशन से ये निष्कर्ष बिल्कुल तय है, और हम बिल्कुल अच्छे से कह सकते हैं कि इस डील से भविष्य में हमें कोई बहुत विशेष परिवर्तन होता दिखाई नहीं देता, क्योंकि जिनके बीच ये डील हुई है वो दरअसल अपने अपने उद्देश्यों में इस उद्देश्य को लेकर उतने सीरियस नहीं हैं। ये दोनों पक्ष अपने अपने हितों को लेकर सीरियस हैं, उनके हित आपस में मैच नहीं करते, और ये डील एक तरह से फेस सेविंग एक्सरसाइज है। अमेरिका के लिए फेस सेविंग इसलिए है कि वो कह सकता है भविष्य में कि हमने तालिबान में शांति स्थापित की, और तालिबान ये कहेगा कि हमने अपनी शक्तियों के दम पर अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को झुकने पर मजबूर कर दिया, इसीलिए बाकी आतंकी संगठन को हमारी बात माननी चाहिए। दोनों के अपने उद्देश्य हैं, लेकिन इस उद्देश्य के कारण, इस समस्या के कारण
जो पिसेगा वो है इस क्षेत्र का नागरिक, इस क्षेत्र के लोग, और भारत पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। आतंकवाद के से निपटने के लिए भारत को अपनी रणनीति और भी मजबूत करनी पड़ेगी। बदलती परिस्थितियों को देखते हुए हमें अपनी पॉलिसीज़, अपने इक्विपमेंट्स, अपने सहयोगी को और अच्छे से जांच परख कर मजबूत करना पड़ेगा, तभी शांति लाई जा सकती है। इस डील के माध्यम से शांति आ जाएगी, इस पर हम ज़्यादा विश्वास अभी तो नहीं कर सकते जब तक कुछ ठोस और भविष्य में नहीं होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इस डील से इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और कौन कौन से स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल होंगे। यदि कोई क्वेश्चन आपका अभी भी है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं और अगले वीडियो में मैं उस क्वेश्चन का उत्तर शामिल करूंगा। थैंक यू।